नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि संभल हिंसा में आज जो 24 नवंबर को हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच चुके हैं। पुलिस ने उसको नोटिस दिया था, जिसके बाद आज एसआईटी की सवालों की जो बौछार होगी उनके सामने होगी। आपको बता दें कि संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क का नाम जो जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली ने लिया था और उनको गिरफ्तार किया गया था 23 मार्च को। उसके बाद एसआईटी की जांच में इस तरीके की बात सामने आ रही कि खुलासा हुआ था और सदर जो थे जामा मस्जिद के जफर अली, उन्होंने जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया था। आपको बता दें नामजद मुकदमा दर्ज है संभल हिंसा को लेकर के और इसी के लिए कई बार नोटिस दी गई थी। और इसके बाद आज जियाउर रहमान बर्क वहां पहुंचे हैं और वो एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। आपको बता दें उन्होंने बोला है कि मुझे कानून में विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि लोग ये ना कह सके कि मुझे कानून पर विश्वास नहीं है और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर कि मुझे न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि संभल हिंसा से लेकर के सबसे बड़ी जुड़ी हुई खबर थी, लेकिन इससे एक और जो महत्वपूर्ण खबर है, वो महत्वपूर्ण खबर ये है कि कल पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। वो बयान था रामजी लाल सुमन को लेकर के। रामजी लाल सुमन को लेकर के अखिलेश यादव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर रामजी लाल सुमन को या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सूबे के मुखिया और सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। आपको बयान सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या कुछ कहा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने। अगर रामजी लाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। आप सुन रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, कह रहे हैं जाति की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती, लेकिन किस तरीके से जाति का ही नाम लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जाति की बात करते हैं, आपको अपने सांसद पर इस तरीके से उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से, हमारे हीरो नहीं है राणा सांगा, अगर इस तरीके का विवादित बयान आप देने के लिए अगर आपकी पार्टी कोई नेता देगा तो क्या आप उसका बचाव करेंगे? वहां पर आप जाति नहीं देख रहे हैं और यही कारण है कि आज राजधानी में जो संगठन है, क्षत्रिय संगठन, उसके साथ करीब उसको 100 संगठनों का साथ मिला है और रामजी लाल सुमन को लेकर के वो यहाँ पर 10-90 चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हजरतगंज जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें भारी पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात है और उनको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राणा सांगा को लेकर के, जो उनके हमारे हीरो हैं, उनको लेकर के जो भी विवादित बयान उन्होंने दिया है उसके लिए उसको माफी मांगे। लेकिन आपको बता दें इससे पहले भी साफ तौर पर रामजी लाल सुमन ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन आज जो प्रदर्शन होना था उससे पहले ही कल दद्दू प्रसाद, जो कि बसपा के पूर्व नेता थे, उनको शामिल कराया था समाजवादी पार्टी के मुखिया ने। लेकिन उसके साथ ही रामजी लाल सुमन और पार्टी कार्यकर्ताओं को अगर कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर उसके लिए सीएम योगी को जिम्मेदार कराया। सबसे बड़ी बात है, आप लगातार ये कहते हो कि हम जाति की बात नहीं करते, तो किस तरीके से, क्या कोई संगठन किसी को भी अपमानित किया जाए तो किस लिए वहां पर, क्या आप ऐसा कहोगे कि जाति की बात नहीं हो रही है? और अगर जाति की बात नहीं हो रही तो यहाँ पर सीएम योगी की जाति को लेकर के ऐसे आपने टिप्पणी की। लेकिन राजनेता है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो सीएम के बारे में बोले या फिर दूसरे नेता के बारे में बोले। यहाँ तक ये नहीं बोल सकते कि हमारे पार्टी के नेता ने भी कुछ गलत किया या उस पर सभी को जो भी बोलते हैं बड़प्पन दिखाते हुए खुद ही माफी मांग लेते हैं अगर उनके नेता नहीं मांग रहे तो। किसी भी समुदाय, धर्म या जाति के लोगों के प्रति इस तरीके की भावना को दर्शाना दुर्भावना की बात है, क्योंकि ऐसे मामलों की वजह से देश में अशांति फैलती है, प्रदेश में अशांति फैलती है। और वो भी ऐसा ही कुछ रहा है कि आज 10-90 चौराहे पर बहुत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्वजाति की बात करते हैं, अगर ऐसा होता तो हमारे ख्याल से बहुत सारी चीजें, तस्वीर बदल जाती। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहते हैं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए लगातार पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और मौजूद है और सभी जो भी प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके रोका जा सके, आगे ना बढ़ सके, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। एक और खबर बता दें, रोजगार से जुड़ी हुई है। 44,000 होमगार्डों की भर्ती होनी है, जो कि 2025 में करीब 22,000 की भर्ती होगी और 10वीं पासों के लिए पूरा का पूरा मौका है। 18 से 45 एज लिमिट रखी गई है इन लोगों के लिए
डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ फिजिकल भी होगा और लिखित परीक्षा भी होगी, जिसके बाद उनका चयन होगा। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले अवनीश के पास चलते हैं, कानपुर। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज? देखिए अखंड, रामनवमी का जो कानपुर में जुलूस निकल रहा था उसमें लगभग 185 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 9 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से ये जो 185 लोग हैं उन्होंने माहौल बिगाड़ने का कार्य किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि जो डीजे निकलेगा, जो भी स्पीकर बांधे जाएंगे, वो सिर्फ 2 स्पीकरों के साथ साथ ही रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इन 185 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि किसी न किसी तरीके से माहौल बिगाड़ने का कार्य इनके द्वारा किया गया। वहीं लगभग 213 जो साउंड है वो मस्जिदों और मंदिरों में जहां पर एक्स्ट्रा ये साउंड लगे हुए थे उनको भी निकालने का काम जो है कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात, दूसरी खबर अखंड ये है कि जो शेयर बाजार है, लगातार जिस तरीके से शेयर बाजार गिर रहा है, तो वही कानपुर को एक दिन में लगभग 2,000 करोड़ का घाटा हुआ है। और लगभग 2 साल पीछे जो कानपुर की एक तरीके से कहा जाए मार्केट या जो आम मार्केट है वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। अवनीश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहली खबर पे आते हैं आपके, और उस खबर के बारे में देखिए, बहुत सारा एक संदेश राजनीतिक दलों को दिया जाता है कि केवल धर्म देख करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो राजनीति कर रहे हैं। साफ तौर पर केंद्रित करके कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट करके काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई क्या इन नेताओं को भी दिखती है? क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई की, धर्म या कोई भी कानून बनता है या कोई भी कार्रवाई की जाती है, वो सभी के लिए होती है। ऐसा स्पेशल थोड़ी ना किसी धर्म विशेष के लिए कोई कार्रवाई होगी। अगर कोई नियम कानून बना है तो सबके लिए बना है, उसका पालन करने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बिल्कुल अखंड, देखिए जिस तरीके से जुलूस निकला था तो उसमें कई सारे मामले ऐसे आए थे जहां पर एक जगह पर बताया गया था कि भगदड़ हो गई है, कहीं पर पत्थर चलने की भी सूचना आई थी। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की जानकारियां फैलाई जा रही थी कि ये कानपुर में माहौल बिगड़ रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं उसमें फेल दिखती नजर आ रही। फिलहाल पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला, उसके बाद कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिनके खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज किया गया। लगभग 189 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, अलग अलग 9 थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर के ही ये सरकार कार्य कर रही है, तो जिस तरीके से ये कार्य किए गए हैं, क्योंकि मैंने देखा था जिस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग भी थानों में जाकर के लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि उनके जो स्पीकर है ना हटाए जाए, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको ही माना है। और जो कार्रवाई करने योग्य कार्य था, जो भी एक्स्ट्रा जो साउंड थे उनको जब्त करके पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। और किसी की भी वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी कि कोई धर्म विशेष का व्यक्ति है तो उसकी कोई सुनवाई की जाए। यहाँ पर सामान्य तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से, और लगभग 213 जो स्पीकर उतारे गए हैं वो मस्जिद से भी उतारे गए हैं उनमें, और कुछ मंदिर भी हैं जहाँ पर उनको उतारने का काम किया गया है। तो ये बिल्कुल समान तौर पर कहीं कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो है कार्यप्रणाली कानपुर पुलिस की देखने को मिल रही है। बिल्कुल अवनीश, सराहनीय पहल है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि टारगेट करने की बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पर नाराजगी जताई है तो सबके हित को ध्यान में रखते हुए किया होगा। सर्वोच्च न्यायालय है और उसने कोई भी फैसला अगर वो लेती है तो जनहित में लेती है। सबसे बड़ी बात है, धर्म विशेष में आता कहां से है? जो भी अगर कानून का पालन नहीं करेगा, जो कानून के खिलाफ काम करेगा, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो ना जाने किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जाती है जिससे समाज का माहौल खराब हो। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस तभी इस तरीके के लोगों से निपटने के लिए मुझे लगता है कि आज की डेट में कहीं बेहतर है, क्योंकि लगातार ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोग जो भी माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। अनिल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। अनिल, एसआईटी के बुलावे पहुंच गए हैं सांसद, क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है? जगन एसआईटी के बुलाने पर और जो सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग आधा घंटा हो चुका है और एसआईटी के सामने पेश हुए और बातचीत चल रही है। क्या पूछताछ हो रही है उनके बीच में। माना जा रहा है कि उनसे इस तरह की पूछताछ की जा रही है कि हिंसा वाले दिन कौन कौन से नंबर पर कौन कौन से कॉन्टैक्ट से उन्होंने कॉल करी। और जो जैसे जफरलीनी सदर जो जामा मस्जिद के थे उन्होंने बताया कि हिंसा मामले को लेकर भीड़ जो इकट्ठा करने में मुझे मुख्य रूप से आता था वो सांसद जियाउर रहमान वर्ग का था। अनिल, सबसे बड़ी बात है, क्या मुश्किलों में पड़ सकते हैं सांसद जियाउर रहमान वर्ग? क्योंकि आज उनका बयान दर्ज होने के लिए पहुंचा है और ऐसी खबरें आ रही हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे न्याय मिलेगा।
लेकिन बिल्कुल सही बात है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुश्किलें कम होने का तो कोई नाम नहीं है जब इतने सबूत आ गए और कुछ जो सर्विलांस टीम द्वारा जो सबूत एकत्रित किए गए थे वो भी यहाँ पर आज एसआईटी के सामने पेश किए गए हैं और उनको लेकर जो है आज पूछताछ की जा रही है। एक चीज और भी अनिल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक सांसद हैं, बड़े नेता भी हैं, और जियाउर रहमान वर्ग के सामने, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने नेताओं के लिए फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है, आपने बयान भी सुना होगा किस तरीके से रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसके बाद वो अपने ही नेता के पक्ष में नजर आ रहे हैं, खुलकर उसके लिए बैटिंग भी कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री को स्वजाति बताते हुए उसके जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी जाति का, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कुछ रामजी लाल सुमन को या समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता होता है तो सीधे तौर पर इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सांसद के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि अगर सांसद को बुलाया गया बयान देने के लिए तो बड़ी बात है अपने आप में, क्या एक सांसद को बुलाना और एसआईटी जांच में अगर कुछ इस तरीके के खुलासे होते हैं, क्योंकि पहले और बाद की बात की जा रही है कि आपकी किससे किससे बात हुई थी पहले और बाद में, अगर इस तरीके के खुलासे होते तो क्या ये माना जाए कि सांसद जो है जियाउर रहमान वर्ग, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, साथ ही साथ इनको कानूनी पचड़ों के साथ साथ क्या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? लेकिन बिल्कुल सही इस बात के कयास लगाई जा रही हैं, जो सबूत हैं वो सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ है और देखना होगा कि एसआईटी के सामने पेश होने के बाद में क्या क्या चीजें खुलकर और निकलकर सामने आ सकती हैं और अंदाजा भी लग रहा है कुछ लोगों का कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है इन लोगों पर। और भी काफी सवाल हैं जो होने हैं अखंड। अनिल, एक एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि देखिए एक सांसद है और उनके कहने पर बहुत सारी बड़ी भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है, क्योंकि एक जब संभल का मामला हुआ 24 नवंबर को, तो बहुत सारे क्योंकि नामजद आरोपी भी है जियाउर रहमान वर्ग, जिस तरीके से जो खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बड़ी तादाद में लोग इनके समर्थन में या वहां पर पहुंचे हैं या फिर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है? जी, पुलिस की सुरक्षा तो वैसे चौकन नहीं है अमूमन पूरे संभल में ही। और अगर भीड़ की बात करें तो इनके परिवार के ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग 10 से 12 जो है यहाँ इनके अधिवक्ता जो है पक्ष के वो यहाँ पर मौजूद है। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है अखंड। नजर बनाए रखिएगा अनिल, क्या कुछ होता है हम आईबीसी को और हमारे दर्शकों को जरूर अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ये पट्टी थाना क्षेत्र के बरहूपुर एक गांव पड़ता है और बाजार में दिन दहाड़े सीने पे गोली मारकर बदमाश फरार हो जाते हैं। और पुलिस वहां से, अगर मैं बात करूं तो जहां ये पूरी घटना घटित हुई वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी थी, 112 नंबर जिसे कहते हैं हम, वो खड़ी थी और वहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल है, निशान खड़ा होता है पुलिस के ऊपर कि दिन दहाड़े गोली मारते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने की जहमत तक नहीं उठाती है। तो ये एक चेहरा खुल के सामने आ रहा है, किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस के सामने गोली मारी गई युवक को और उसके बाद बदमाश फरार हो गए। फिलहाल युवक के सीने में गोली लगी हुई है और फिलहाल युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उसे प्रतापगढ़ की मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टरों ने यहाँ स्थिति काफी गंभीर देखी तो प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। फिलहाल अभी युवक की स्थिति गंभीर है। गोली ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, गोली निकाल ली गई है। अब पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। सवाल निशान ये खड़ा होता है कि बाजार में दिन दहाड़े गोली मार देना और उसके बाद बदमाश फरार हो जाना, ये पुलिस के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा होता है। पुलिस जांच में जुटी है। एडिशनल दुर्गेश सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी। कहीं ना कहीं आपसी रंजिश भी इसे खंगाला जा रहा है, क्या मामला है क्या नहीं, क्योंकि युवक है और कॉलेज से भी इसका पूरा एंगल निकाला जा रहा है कि कहीं प्रेम प्रसंग के मामले में तो गोली नहीं चली, कहीं घर के विवाद के कारण तो गोली नहीं चली, पूरा मामला निकाला जा रहा है। फिलहाल मुकदमा पंजीकृत कर लिया है पट्टी कोतवाली में और जांच की जा रही है। अखंड, प्रतापगढ़ पुलिस के सामने क्या जब कुछ मामले हो जाते, खौफ नहीं रह गया क्या लोगों के मन में? अगर खौफ होता तो इस तरीके की अगर घटनाएं घट रही हैं तो खौफ तो होना चाहिए, लेकिन खौफ नहीं, शायद यही कारण है कि इसीलिए घटना घट रही है। प्रतापगढ़ पुलिस के मन का या पूरे प्रतापगढ़ पुलिस का अगर खौफ होता वहां के लोगों के ऊपर तो क्या इस तरह की घटना घटती है? ये बिल्कुल सही बात है। हो सकता है रंजिश में, किसी रंजिश में, प्रेम विवाद के चक्कर में आजकल हो रहा, प्रेम प्रसंग के चक्कर में हो रहा, जमीनी विवाद के चक्कर में हो रहा, जैसा कि आपने बताया। लेकिन कहीं ना कहीं खौफ तो होना चाहिए। इस तरीके की अगर घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो खड़े होते हैं ज्ञान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर।
बिल्कुल देखिए अखंड मैंने पहले भी बताया है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये अगर मैं बात करूं तो ये पहला ऐसी घटनाक्रम कल दोपहर में एक युवक की हत्या कर दी गई और अब अगर मैं वीकली बात करूं तो तकरीबन इस वीक अगर मैं बात करूं तो हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखा गया कि किस तरीके से रानीगंज के दुर्गागंज बाजार में युवती की हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद उसमें प्रेम प्रसंग का मामला खुलासा हुआ। फिर उसके बाद लालगंज में एक युवती की हत्या कर दी गई, उसके शव को फेंक दिया गया। सोचिए ऐसे कई घटनाएं एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 6 से अधिक मामले वो भी हत्याओं के सामने आए हैं। काफी बवाल भी हुए हैं, चक्का जाम तक किया गया है और पुलिस के ऊपर हमला भी किया गया। देखा गया रानीगंज में सीओ के ऊपर हमला किया गया, सीओ घायल हो गए थे और पुलिस के नाम पे अगर उस युवती वाले मामले में अगर पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया था, अगर पहले एक्शन नहीं लिया तो शायद युवती बच चुकी होती, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। और ऐसे ही एक कल अंशु में देखा गया कि अंशु में पीड़ित दर दर की चक्करें खा रहा था, लेकिन तो बाद में जब उसकी हत्या कर दी गई तब जो है पुलिस वहां पे तैनात की गई। कल कार्रवाई के नाम पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल देर शाम देखा गया कि पट्टी में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मार के पुलिस के सामने से ही अपराधी फरार हो जाते हैं। तो सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। प्रतापगढ़ के कई रंग रूप देखे गए हैं पुलिस के, कहीं अच्छे भी रहते हैं कहीं बुरे भी रहते हैं। अगर पुलिस के सामने से फरार हो, क्या 112 का फर्ज नहीं बनता? अगर किसी के सामने जो है गोली चल रही है, आपके सामने गोली चल रही है और आप पकड़ने के जहमत तक नहीं उठा रहे, आपके सामने से अपराधी फरार हो जा रहे हैं। और 112 वालों से भी अगर बात करें तो उनका कहना है कि जब मेरे पास कोई कॉल आएगा तब हम जाएंगे। तो आप वर्दी पहने हुए हैं, आपका फर्ज है कि जनता की सुरक्षा। आप ये नहीं सोचिए कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, किस पोस्ट पे हैं, क्या कर रहे हैं, कि जब तक आपके पास फोन नहीं है तब तक उन्हीं के सामने से जो वहां के लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हीं के सामने से अपराधी भागे हैं और वो वही गाड़ी पे बैठे ही रह गए और अपराधी आराम से चले गए। आगे हवाई फायरिंग भी की है, उसके बाद आराम से वो निकल गए। फिलहाल मुकदमा पंजीकृत किया गया है, फॉर्मेलिटीज की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपराधी कितने जल्दी पकड़े जाते हैं। इस पूरे मामले में जांच का एंगल क्या निकल के आता है, ये तो जांच का विषय बनता है। फिलहाल अब कितनी जल्दी प्रतापगढ़ पुलिस कार्रवाई करती है, देखने वाली बात है। अखंड अब ये तो देखने वाली बात होगी कब तक ये कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी और कितनी देर में जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। क्योंकि देखिए, अगर पुलिस केवल और केवल मूक दर्शक बन करके बैठी रहेगी और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम करेगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ही। अगर आप 112 के वहां पर लोग थे मौजूद, कुछ ही दूरी पर थे, तो सबसे पहले अगर उनके सामने से वो युवक भाग जाता है तो अपने आप में हैरानी की बात है कि आखिरकार पुलिस के जो जवान है वो कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? जो है एक दिन पहले जो है एक वहां पे व्यक्ति गया था अपनी ससुराल और उसकी जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह में कल एक बॉडी मिलती है और उस बॉडी को लेकर के पुलिस में हड़कंप मचता है थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत। अगर बात करें तो एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा खुद मौके पर पहुंचते हैं और उसकी पूरी तफ्तीश की जाती है और तफ्तीश के दौरान संदिग्ध कुछ व्यक्ति वहां पे कुछ लोग आते हैं। अगर बात करें तो उनके अपने परिजन जो व्यक्ति थाना महाराजगंज का रहने वाला व्यक्ति, थाना शिवगढ़ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 15 या 10 किलोमीटर होगा इन दोनों थानाओं के डिफरेंट। तो वहां जो गया वो, तो वहां पे उसकी अचानक से बॉडी मिलती है मॉर्निंग में और कुछ पुलिस के अपने उसमें कुछ लोग आते हैं संदिग्ध में और पुलिस उस पर अपना काम करती है। और आज रायबरेली पुलिस ने उसका जो है अच्छे से जो है 1:30 बजे एक खुलासा भी करना है और उस पे हत्या हुई थी अगर बात करें तो। और पुलिस को अभी तक जो उस पे चोटें थी किसी तरीके को कोई क्लियर नहीं था कल तक की किस मामले पे या किस चीज से इनको मारा गया है। और खैर अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि शायद उस पे गनशॉट हुआ था और गोली मारकर हत्या की थी अकॉर्डिंग टू सूत्र। लेकिन जब तक एग्जैक्टली 1:30 बजे तक पीसी नहीं हो जाती तब तक एबीसी 24 क्लियर नहीं करता है कि किस चीज से हत्या हुई थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर बड़ी खबर है तो वो गनशॉट हुआ था। और हत्या क्यों हुई थी, क्या इसकी वजह थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसमें अभी आज खुद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली 1:30 बजे आज बहुउद्देशीय हॉल में इसका खुलासा करेंगे। और ये एक दिन अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर। और थाना शिवगढ़ जब से जो है, थाना शिवगढ़ अगर बात करें तो बिंद विनय सिंह जो आज के टाइम का सबसे बड़ा अपराध देखते थे साइबर, साइबर से वो अभी एक हफ्ते पहले जो है थाना शिवगढ़ गए हैं और साइबर के इंस्पेक्टर
वो ज्यादातर माना जाता है कि शार्प माइंड के होते हैं। तो इस ऐसे इंस्पेक्टर की कामयाबी और ऐसे इंस्पेक्टर जो अपना काम कर रहे हैं उनको देखते हुए कि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर ये खुलासा किया जा रहा है, ये बड़ी कामयाबी है रायबरेली पुलिस के लिए। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, अभी इससे पहले आप प्रतापगढ़ से खबर बता रहे थे ज्ञानेंद्र, और वहां बता रहे थे कि पुलिस के सामने ही निकल करके चले जाते हैं, और लगातार प्रतापगढ़ पुलिस के कई कारनामे ज्ञानेंद्र ने दिखाए हैं और बताए भी हैं। लेकिन अगर एक घटना कल घटती है और अगर उसका खुलासा 1:30 बजे, क्योंकि आप अभी खड़े हैं वहां पर, मुझे लगता है कि अगर 1:30 बजे खुलासा होने जा रहा है तो अपने आप में रायबरेली पुलिस के लिए तारीफ की बात है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन पर अंकुश लगने की जरूरत है। चाहे प्रतापगढ़ या रायबरेली की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात है। लगातार हत्याओं से पूरा का पूरा प्रदेश, क्योंकि अभी एक घटना आ रही है जहां पे 3 भाइयों की हत्या की खबर भी आ रही है। तो ऐसे लगातार पूरा, अगर प्रदेश की बात की, समूचे प्रदेश की बात की जाए, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी अंकुश लगने की जरूरत है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि रंजिश के मामले में, पुरानी रंजिश रही हो, जमीन के मामले में हो या प्रेम प्रसंग का मामला हो, तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जो अपने आप में बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है। क्योंकि अगर कोई, हर घर या हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, हर परिवार के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली पुलिस, जैसे कि आप बताते भी आए हैं, कि रायबरेली पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला करके अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। और इसी कड़ी में जो कल घटना घटी, अगर आज 1:30 बजे पुलिस के पास उस खुलासे संबंधी सारे की सारी चीजें हैं, तो अपने आप में रायबरेली पुलिस के लिए बहुत राहत की बात भी और बड़ी काबिले तारीफ भी की जाएगी रायबरेली पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उसमें भी 2 लोग गिरफ्तार। बिल्कुल। जी इंद्रवीर, कुछ जी कहना अखंड, चाह जी रहे हैं आप? अखंड। देखिए अखंड, बात करें, जैसे आपने कहा कि कई चीजें ऐसी होती है, पुलिस के सामने डिफिकल्टियां आती हैं, लेकिन पुलिस का अपना काम करने का तरीका अलग है, पुलिस के अपने विभाग अलग है। पुलिस के विभाग अगर बात करें तो सर्विलांस, एसओजी और खुफिया विभाग, और ज्यादातर पुलिस के लिए जो काम आता है वो सर्विलांस और जो है खुफिया विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये खुफिया विभाग एक ऐसा विभाग होता है जहां पे हर पैमाने पर ये सेट होता है और पुलिस को कहीं से भी, समुद्र के अंदर से भी लाकर कोई अपराधी उनके सामने परोस देता है। तो ये खुफिया विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पुलिस के लिए, और ऐसी इन खुफिया विभागों पे पुलिस बड़ा अपना जो है जोर भी देती है और उसको लेकर के काम भी करती है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, ऐसी ही पुलिसिंग होनी चाहिए और ऐसे ही अधिकारी भी होने चाहिए कि अगर कोई भी अपराधी हो, बच ना पाए, कानून की नजरों से बच ना पाए। अगर कोई कानून की नजरों से बच गया तो अपराधी का मनोबल बढ़ गया, अगर कानून की नजर में आ गया तो कहीं ना कहीं उसके मनोबल में कुछ कमी आती है, क्योंकि अपराधी जो होता है फिर सलाखों के पीछे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक खबर आ रही है, और 10 अप्रैल, क्योंकि जो सूबे के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके लिए एक व्यक्ति का एक लेटर मिलता है कि 10 अप्रैल अंतिम दिन होगा सूबे के सीएम का। इसके बाद हड़कंप मच जाता है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है, एक टीम बनाई जाती है जो इस पूरे पत्र की जांच करती है कि आखिरकार किसने धमकी दी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी घटना के पीछे केवल अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए एक युवक ने पूरा मायाजाल रचा था। शाहजहांपुर पुलिस ने खुलासा किया है और इस बारे में जानकारी दी है कि कैसे एक ही धर्म के लोग ने, एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए ये पूरा का पूरा मायाजाल बनाया था, और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक पुलिस को एक पत्र भेजा था जिसमें 10 तारीख अंतिम दिन लिखा था। और यहाँ भी बताया गया था कि आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर के सीएम योगी को खत्म करने का पूरा प्लान है, जिसके बाद हड़कंप मचा था और एक टीम गठित की गई थी। लेकिन बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और उसमें जानकारी आ रही है कि एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए इस पूरे प्लान को रचा, और जिससे कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर पुलिस का शक जाए और पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जाए, और तब जो समय जो मिले उसकी जमीन को हड़प लिया जाए। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को जब शुरुआती जांच मिलती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, तो पकड़ते हैं उस व्यक्ति को, लेकर के आते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो निकल करके सामने आता है पूरे की पूरा जो प्लान है वो खुद बता देता है कि मैंने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए, असीम और नसीम को फंसाने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था। सबसे बड़ी बात है, देखिए किस तरीके से समाज में कुंठित मानसिकता के लोग हैं कि अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए इस तरीके के काम, उनकी जमीन कब्जा करने के लिए ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और लगातार हत्याओं से भी पूरा का पूरा प्रदेश गूंज उठता है। तब बाद में निकल करके जब पुलिस छानबीन करती है, खुलासे होते, तो समझ में आता है कि किसी अपने का ही हाथ उसमें था, किसी करीबी का ही अपने हाथ था। तो तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं लगातार, एक के बाद एक कई इस तरीके के मामले आते हैं कि लोग अपनों से, कि जमीनी विवाद का मामला हो, प्रेम प्रसंग का मामला हो, या फिर किसी की कोई चीज लेने का मामला, हड़पने का मामला हो, ऐसे कुछ लोग घटनाक्रम को इस तरीके से पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग इस तरीके के प्लान करके कहीं ना कहीं लोगों को फंसा सके और अपना जो उनका अंदर जो इच्छा है उसको पूरा का पूरा हासिल कर सके। एक और बात आपको बता दें कि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख 5 दिनों के वाराणसी दौरे के बाद आज सुबह लखनऊ पहुंचे थे और भारतीय भवन में पहुंच करके उन्होंने
जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत की और मन ठीक एक जो कार्यक्रम का नाम रखा गया था उसके तहत उन्होंने बात किया और तमाम जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज हैं या अभी एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उनको एक साथ एक मंच पर लाने के काम करने के लिए उन्होंने लोगों को संबोधित किया, बातें की और लोगों को फिर से एक्टिव होने के लिए कहा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आरएसएस पूरी तरीके से पीछे नजर आ रहा था और जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली और कहीं ना कहीं उसके लिए जो जिम्मेदार बताया जा रहा है कि आरएसएस का एक्टिव ना होना, इस वजह से अब क्योंकि शताब्दी समारोह बनाने जा रहा है, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, 1925 में स्थापना हुई थी आरएसएस की। ऐसे में अब हर घर तक पहुंचेगा आरएसएस, दलित बस्तियों में भी जाएगा और हर एक चीज बताएगा, इतिहास के साथ साथ आरएसएस क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में बताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अखिलेश यादव और पूरा जो समूचा विपक्ष है वो ये बार बार लेके चल रहा है कि दलित और जो पिछड़े हैं उनके खिलाफ काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ ऐसा ही तैयारी कर रहा है कि कहीं ना कहीं घर घर तक हम पहुंचे और हर एक चीज हर लोगों तक पहुंचाएं और किस तरीके से राष्ट्रधन की जो बात है, राष्ट्र को सर्वोपरि की बात है, वो हर घर तक पहुंचाई जाए। कैसे भी जो इस तरीके की सेंध लगाने का काम किया था इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति की जा सके और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है, ऐसे में पूरी ताकत के साथ अब आरएसएस भी जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। 100वीं शताब्दी मतलब आप सोचिए कि स्थापना के 100वें वर्ष में लगातार इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 5 दिवसीय दौरे के बाद जो वाराणसी में वहां मंच से मिले थे, आज लखनऊ आए और लखनऊ के बाद सीधे लखीमपुर पहुंचे हैं और वहां पर एक महंत के दर्शन करेंगे और वहां से मिलने के बाद तमाम चीजें वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आरएसएस अपने आप में एक बीजेपी की बैकबोन बन जाती है और सर्वधर्म की बात करने वाले और राष्ट्र सर्वोपरि की बात करने वाले आरएसएस इस बात की रणनीति पर तैयारी कर रही है कि कैसे वो आगे बढ़े और कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ 2027 में खड़ा करे। इसी को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है और जो भी कार्यकर्ता जो नाराज हैं, जो भी मेंबर्स जो एक्टिव नहीं है, उनको अब एक्टिव करने के लिए ये पूरा का पूरा एक रणनीति बनाई जा रही है। एक और खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शन की बात हो रही है, यहाँ पर लगातार रामजी लाल सुमन को लेकर के जो क्षत्रिय समाज है वो काफी उस पर नाराजगी देखी जा रही है और आपको मैं बताया भी कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साफ तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री को ही स्वजाति बताते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की बात करते हुए, अगर किसी भी कार्यकर्ता को या रामजी लाल सुमन को कुछ होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी महापुरुष को लेकर के अगर कोई हीरो है, अगर किसी का हीरो है तो उसके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी आती क्यों है? क्या कोई व्यक्ति या कोई विशेष समाज बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि अगर आप ही कहते हो कि हर चीज में हर लोग, क्योंकि विपक्ष की लगातार बात की जाती है, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष की बात की जाती है, अगर राजनीति में जाति खोज करके काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज को दूषित करने का ही काम किया जाएगा और इसी तरीके काम ये हमारे राजनेता कर रहे हैं। लगातार एक दूसरे पर राजनीति और जातिगत राजनीति करके कहते तो है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, पर जाति इनके लिए सर्वोपरि है और लगातार इस तरीके की बातें ये लोग करते रहते हैं। एक चर्चा का विषय बना हुआ है राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर, क्योंकि लगातार यहाँ पोस्टर वॉर जारी है, लगातार पोस्टरों से एक के बाद एक मैसेज दिए जाते हैं। कभी समाजवादी पार्टी सत्ता के सत्ताधीश क्लिक करके और तमाम बटोगे तो कटोगे ऐसे नारे दिखते हैं। अब आज एक और राजधानी में एक पोस्टर लगा है भक्षक और रक्षक का, उसमें एक तरफ अखिलेश यादव एक बच्ची को बैग देते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए कि भक्षक, तो सरकार को भक्षक बताने का काम किया गया है और अखिलेश यादव को रक्षक बताने का काम किया गया है। कार्यकर्ता है, भक्षक और रक्षक की परिभाषा अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं कि कौन भक्षक है कौन रक्षक है। एक बैग दे दिया गया तो रक्षक हो गए और सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की और उस एक बच्ची बैग लेके भाग रही है तो भक्षक है। तो ये अपने आप से संदर्भित करते हैं और इस तरीके के जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, अपने नेताओं को खुश करने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में एक नेता थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कह रहे थे कि बहुत दिनों से पार्टी में हूं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल सकता तो राजनीति में रहने का क्या मतलब है। उन्होंने अपना कुर्ता निकाला और उसको जला दिया। अखिलेश यादव ने उसको फोन करके बुलाया और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उससे मुलाकात की। तो तमाम ऐसी खबरें आती हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए। इस तरीके के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि नेताओं और कार्यकर्ताओं की वजह से ही किसी भी पार्टी का उत्थान होता है और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस तरीके के तमाम हथकंडे कार्यकर्ता अपनाते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।